नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जल्द ही आपका यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इस प्रारंभिक परीक्षा में करंट घटनाओं से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। इसलिए हमने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की है ताकि करंट घटनाओं से संबंधित आपकी प्रश्नों पर पकड़ बन सके। इस सीरीज का नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हम विभिन्न खंडों के अंतर्गत पिछले एक वर्ष की तमाम करंट घटनाओं को समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को आप हल कर सके। आज जिस खंड पर हम बात करने वाले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित कई एपिसोड पर हम चर्चा कर चुके हैं, अलग अलग खबरों को ले रहे हैं ताकि संपूर्णता में आपकी तैयारी हो जाए। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज की पहली खबर को देखते हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में मालदीव में एक नई सरकार का गठन हुआ है और इस नई सरकार की जो धारणा भारत के प्रति है वो पुरानी सरकार से भिन्न है और इसी को लेकर के कुछ विवाद भी हाल ही में आपको देखने को मिले होंगे। तो इसलिए आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत मालदीव विवाद। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में मालदीव ने भारतीय सेना को मालदीव द्वीप समूह को छोड़ने के लिए 10 मई तक की समय सीमा को तय किया था और इसलिए ये टॉपिक चर्चा में है। साथ ही मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने भारतीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा पर भी कुछ नकारात्मक टिप्पणियां की थी। इसके कारण भी ये टॉपिक चर्चा में आ गया था क्योंकि इसके बाद भारत और मालदीव संबंधों में तल्खी देखी गई जो सामान्य रूप से बेहतर रहे हैं पिछले कई वर्षों में। और इस तल्खी के बीच भारत को अगर हटा दें तो चीन और मालदीव के संबंधों में फिर से हमें देखने में आता है कि एक पुनरुद्धार की स्थिति देखने को मिलती है, यानी संबंध उनके गहरे हो रहे हैं। अगर हम मालदीव की अवस्थिति को देखें तो मालदीव हजारों द्वीप समूह का एक देश है। भारत के दक्षिण पूर्व हिस्से में यहाँ पर इसकी अवस्थिति है। भारत के लक्षद्वीप का जो दक्षिणी छोर है, दक्षिणी द्वीप है, जिसको हम मिनिकॉय द्वीप के नाम से जानते हैं। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इससे संबंधित कई परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इन संबंधों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और विस्तार से जब आप समझेंगे तो भारत और मालदीव संबंधों की राजनीतिक और राजनयिक संबंधों की यानी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जो शुरुआत हुई वो साल 1965 में हुई और वर्ष 2008 में जब मालदीव में धीरे धीरे लोकतांत्रिक परिवर्तन हुए तो उसके बाद भारत ने कई क्षेत्रों में सहयोग किया और ये संबंध राजनीतिक के क्षेत्र के अलावा सेना के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में और नागरिक समाज के क्षेत्र में यानी लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के क्षेत्र में आगे बढ़े। साथ ही इन संबंधों को गहरा बनाने के लिए भी भारत ने लगातार प्रयास किया और इन सभी क्षेत्रों में एक तरह से इन्वेस्टमेंट भारत ने किया ताकि उसके संबंध मालदीव से लगातार बेहतर हो सके। भारत के दक्षिण में स्थित, अभी आपको बताया गया, मालदीव हिंद महासागर में अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है। अभी आपको उसकी पोजीशन के बारे में बताया गया था। तो हिंद महासागर में एक प्रवेश द्वार के रूप में कह सकते हैं या पूर्व में स्थित देशों के लिए अरब सागर के भी एक प्रवेश द्वार के रूप में मालदीव को आप व्याख्यायित कर सकते हैं। तो मालदीव का एक रणनीतिक महत्व भी है हिंद महासागर में और भारत के लिए महत्व विशेष तौर से है और इसीलिए भारत को समुद्री यातायात की निगरानी करने के अंतर्गत हो या क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के अंतर्गत हो, इन दोनों ही क्षेत्रों के अंतर्गत भारत अगर मालदीव के साथ संबंधों को बेहतर बनाता है तो उसको एक आधार मिलता है समुद्री यातायात पर निगरानी रखने का भी और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने का भी। इसलिए मालदीव का हिंद महासागर में विशेष रणनीतिक महत्व है। अगर भारत और मालदीव के सांस्कृतिक संबंधों की हम बात करते हैं तो ये सांस्कृतिक संबंध बहुत ही ऐतिहासिक है और इन सांस्कृतिक संबंधों के ऐतिहासिक होने का एक महत्वपूर्ण आधार है बौद्ध धर्म। 12वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध से है, 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बौद्ध धर्म मालदीव में एक प्रमुख धर्म के रूप में था और इसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो एक शिलालेख से प्राप्त होता है। मालदीव में वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित एक शिलालेख की प्राप्ति हुई है जो प्राचीन काल में मालदीव में मौजूद था और इससे पता चलता है कि मालदीव में बहुत पहले ही बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। ये बताते हैं कि मालदीव और भारत के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है वो बहुत पुराने समय से थे। आप जानते होंगे कि वज्रयान है ये बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा रही है। अगर भारत और मालदीव के बीच व्यापारिक संबंधों की हम बात करें तो वर्ष 2022 में मालदीव के
दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में भारत उभरा है। और ये जो द्विपक्षीय व्यापार है, ये वर्ष 2021 में पहली बार 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भी आंकड़ा पार कर गया था। ये दिखाता है कि किस प्रकार से भारत और मालदीव के बीच लगातार व्यापारिक संबंध बेहतर हो रहे थे। मालदीव के साथ भारत के संबंधों को आप सुरक्षा प्रदाता की दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। और जब हम सुरक्षात्मक संबंधों की बात करते हैं तो इसमें हमें 1988 का ऑपरेशन कैक्टस कभी नहीं भूलना चाहिए, जब उस समय के मालदीव के राष्ट्रपति की रक्षा के लिए भारत ने एक अभियान चलाया था। भारतीय नौसेना ने और भारतीय एयरफोर्स के साथ साथ भारतीय मिलिट्री ने, सभी ने उसमें सहयोग किया था। विशेष तौर से वो अभियान भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया था, जिसमें मदद की थी भारतीय नौसेना ने भी। तो वर्ष 1988 में तख्तापलट के प्रयास के दौरान भारत द्वारा हस्तक्षेप किया गया था और वहां के राष्ट्रपति की भारत ने सुरक्षा की थी। मोमून अब्दुल गयूम उनका नाम था, मालदीव के राष्ट्रपति का नाम। साथ ही मालदीव की सुरक्षा के लिए भारत उनके साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी करता है। कुछ नौसैनिक अभ्यास के बारे में आपको जानना भी चाहिए। क्या नाम है उनके संयुक्त अभ्यासों के? एक्वेरिन एक संयुक्त अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच। उसी प्रकार से दोस्ती नाम का सैनिक अभ्यास भी है और उसी प्रकार से एक नौसैनिक अभ्यास एकता नाम से भी आयोजित होता है। अगर हम पर्यटन के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को देखें तो कोविड-19 महामारी के बाद भारतीय यात्रियों ने मालदीव के लिए एक मुख्य स्रोत की भूमिका निभाई है। मालदीव पर्यटन के लिए एक बाजार के अग्रणी स्रोत के रूप में उभरे हैं। वर्ष 2023 में कुल 18,42,000 यात्राओं के साथ उन्होंने सभी पर्यटकों का, यानी भारत के 18,42,000 पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा की, जो मालदीव के कुल पर्यटकों का लगभग 11.2% का प्रतिनिधित्व करता है। और ये दिखाता है कि किस प्रकार से भारत मालदीव के पर्यटन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अभी आपको 8 डिग्री चैनल के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार से लक्षद्वीप समूह का एक जो मिनिकॉय द्वीप है उससे मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो इन सभी तथ्यों को आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। वर्ष 2023 में एक और संघर्ष पुनर्जीवित हुआ जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल पर लगभग 500 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए, रॉकेट से हमला किया। तो एक इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष, या आप कह सकते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष एक बार फिर से सतह पर आ गया और इसलिए इस पर चर्चा करना विशेष रूप से आवश्यक है। वैसे तो इस संघर्ष की शुरुआत हजारों साल पहले हो गई थी। अगर आप इस संघर्ष का बीज देखें तो ये हजारों साल का संघर्ष है, लेकिन इसके जो आधुनिक संघर्ष के बीज की हम बात करें तो वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उस समय पड़े जब 1917 में ब्रिटेन के उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री, जिनका नाम था आर्थर जेम्स बाल्फोर, उन्होंने एक घोषणा की जिसको हम बाल्फोर घोषणा के नाम से जानते हैं। और इस बाल्फोर घोषणा के अंतर्गत उन्होंने फिलिस्तीन में एक यहूदी नेशनल होम के लिए ब्रिटेन के आधिकारिक समर्थन को व्यक्त कर दिया। उनका कहना यह था कि फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर का निर्माण होना चाहिए और इसके लिए ब्रिटेन उसका समर्थन करता है। वहां से आधुनिक समय में आप कह सकते हैं कि इन दोनों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की आधुनिक रूप में शुरुआत हुई। वर्तमान में क्या स्थिति है, जैसे ये इजराइल का पूरा हिस्सा है, इसको आप देख सकते हैं, और सामान्य तौर से जो फिलिस्तीनी बस्ती है वो वेस्ट बैंक के हिस्से में और यहाँ गाजा पट्टी में बसी हुई है। तो यही गाजा पट्टी से हमास, गाजा पट्टी का जो नियंत्रण है वर्ष 2005-6 से हमास के नियंत्रण में है। यहाँ का जो प्रशासन है वो हमास संगठन द्वारा चलाया जाता है। तो हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने गाजा पट्टी से ही इजराइल पर बड़े स्तर पर हमले 7 अक्टूबर 2023 को किए। वेस्ट बैंक का भी एक क्षेत्र है जहां पर सामान्य तौर से फिलिस्तीनी जनसंख्या है, लेकिन यहां पर इजराइल द्वारा भी यहूदी सेटलमेंट्स किए गए हैं बहुत बड़े स्तर पर हाल ही में। तो ये सामान्य अवस्थिति है दोनों देशों की। तो इसमें जिस तरह से आपको बताया कि बाल्फोर घोषणा वो बीज था, आधुनिक बीज था, जहां पर दोनों देशों के बीच एक संघर्ष की शुरुआत होती है। फिलिस्तीन का जहां तक हम निर्माण की बात करें, आप जानते हैं कि किस प्रकार से 1948 में इजरायली राष्ट्र अस्तित्व में आता है और दोनों अरब और यह इजराइल के बीच एक संघर्ष की शुरुआत 1948 में ही हो जाती है। अरब और यहूदी हिंसा को जब रोकने में ब्रिटेन असफल रहा
तो ब्रिटेन ने 1948 में फिलिस्तीन से अपनी सेनाएं वापस बुला ली, क्योंकि इजरायली राष्ट्र जो है 1948 में अभी अभी अस्तित्व में आया था और अधिकांश हिस्से पर जो अभी इसराइल का आपको दिखाया गया, वहां पर फिलिस्तीनी की जो अरब जनसंख्या है वही बसी हुई थी। इस हिंसा को जब अरब और यहूदी हिंसा छिड़ी 1948 में, इस हिंसा को जब रोकने में ब्रिटेन असमर्थ रहा तो उसने फिलिस्तीन से अपनी सेनाएं वापस बुला ली और प्रतिस्पर्धी दावों को हल करने के लिए जिम्मेदारी को, जो अभी अभी निर्मित हुआ था संयुक्त राष्ट्र पर इस जिम्मेदारी को छोड़ दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्य बनाने के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे अधिकांश अरब देशों ने अस्वीकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने एक योजना 1948 में ही प्रस्तुत की थी कि यहूदियों के लिए भी एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए और इसी प्रकार से अरब लोगों के लिए एक फिलिस्तीनी राष्ट्र वहां निश्चित रूप से जो पहले से विद्यमान था उसको भी, उसके अस्तित्व को भी स्वीकार किया, और इसको हम टू स्टेट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जब हम टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो दशकों से चल रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में शांति बहाल करने के प्रयासों का यह प्राथमिक केंद्र रहा है। जब हम टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जैसा ही अभी आपको बताया गया, टू स्टेट सॉल्यूशन में शामिल है अरब जनसंख्या के लिए एक फिलिस्तीनी राष्ट्र और यहूदी जनसंख्या के लिए एक इजरायली राष्ट्र के निर्माण की हम बात करते हैं। यानी इस समाधान के तहत इजराइल के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य यानी देश की स्थापना की अवधारणा प्रस्तुत की गई और दो अलग अलग समुदायों के लिए दो अलग अलग राज्य की बात करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संयुक्त राष्ट्र कहता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो है, जहां फिलिस्तीनी और इजराइल की वैध राष्ट्रीय आकांक्षाओं को स्वीकार करता है, वहीं इस क्षेत्र में शांति बहाली का भी एक महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए इसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। इसमें अगर पूरे संघर्ष में हम भारत की भूमिका को देखें तो भारत की भूमिका किस तरह से सामने आती है। भारत टू स्टेट सॉल्यूशन का यानी दो राज्य समाधान का समर्थन करता है और साथ ही भारत ये भी कहता है कि दोनों पक्षों को यानी इजराइल को भी और फिलिस्तीन को भी उनका जो मुख्य नेतृत्व है उनको सीधी बातचीत करनी चाहिए और सीधी बातचीत के माध्यम से इस समस्या का एक समाधान निकाला जाना चाहिए। ये भारत का प्रमुख पक्ष है। साथ ही जहां तक फिलिस्तीन की बात है तो भारत का जो मुख्य प्रयास रहता है वो फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए भारत फिलिस्तीन विकास साझेदारी के माध्यम से, इस पार्टनरशिप के माध्यम से फिलिस्तीन के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण और संस्थानों को मजबूत करने पर, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करने पर ही भारत का प्रयास रहता है। साथ ही भारत 1988 में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाले पहले देशों में से एक था। 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक राज्य का दर्जा दे दिया था और ये ऐसा करने वाले विश्व के सबसे प्रमुख, सबसे पहले देशों में शामिल हुआ था। वहीं भारत और इजराइल के संबंधों की बात करें तो ये रक्षा क्षेत्र के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत विकसित हो चुके हैं और खास तौर से जल विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भी अब ये आगे बढ़ रहे हैं और बहुआयामी दिशा हासिल कर रहे हैं। भारत इन दोनों देशों को यानी इजराइल को और फिलिस्तीन को स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ाने का पक्षधर रहा है। ये सामान्य तौर से भारत का पक्ष रहा है। एक और संधि लगातार चर्चा में हाल ही में थी और जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको अगर आप हिंदी में कहेंगे तो व्यापक परमाणु परीक्षण संधि। ये चर्चा में क्यों रही? चर्चा में इसलिए रही क्योंकि हाल ही में रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण संधि के अपने अनुसमर्थन को यानी उसके रेटिफिकेशन को रद्द करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून पर हस्ताक्षर किए। यानी रूस ने जो इसको रेटिफाई किया हुआ था उस रेटिफिकेशन को रद्द करने के लिए एक कानून बनाया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसलिए इस संधि के बारे में जानना हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर से इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1996 से, लेकिन अभी ये कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं आई है और अस्तित्व में क्यों नहीं आई है इसको भी हम अभी जानेंगे। सीटीबीटी क्या है? एक बहुपक्षीय संधि है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना ताकि जो न्यूक्लियर रेस है उससे बाहर आया जा सके। इसकी जो जड़ें हैं वो शीत युद्ध में देखी जा सकती हैं, जब शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको हम सामान्य तौर से अब उसके प्रतिनिधि राष्ट्र रूस के रूप में जानते हैं, तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को प्राप्त करने और उनका परीक्षण करने की एक होड़ चल रही थी। उसी दौरान इस पर विचार चल रहा था और
वहीं पर इसकी जड़ों को आप देख सकते हैं। सामान्य तौर से जब 96 में कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन डिसआर्मामेंट यानी निरस्त्रीकरण पर एक कॉन्फ्रेंस 1996 में हुई, तो उस समय इस में भागीदारी करने वाले राष्ट्र जिनकी संख्या 44 थी, ये एनेक्स 2 कंट्रीज मानी जाती हैं। और इस संधि के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये 44 राष्ट्र इस संधि पर न केवल हस्ताक्षर कर देंगे बल्कि इसका अनुसमर्थन भी कर देंगे, इसको रेटिफाई भी कर देंगे, उसी दिन से ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगी संधि। लेकिन समस्या यह है कि इनमें से 8 देश ऐसे हैं जो इसका अनुसमर्थन नहीं करते, इसका रेटिफिकेशन नहीं करते, और इन 8 राष्ट्र में से ही 3 ऐसे हैं जिन्होंने इस संधि पर रेटिफिकेशन तो छोड़िए उस पर साइन भी नहीं किया है। इन देशों को, जो ये 44 देश हैं जिन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में हिस्सेदारी की थी, इनको एनेक्स 2 कंट्रीज भी कहा जाता है। तो एनेक्स 2 कंट्रीज में कई कैटेगराइजेशन है। एक कैटेगराइजेशन है ऐसे राष्ट्रों का एनेक्स 2 कंट्रीज में जिन्होंने इस संधि पर न केवल हस्ताक्षर किए हैं बल्कि उसको रेटिफाई भी किया है, और इस नीले कलर, हल्के नीले कलर वाले राष्ट्र जो आप यहां देख रहे हैं, ये सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने इस संधि को न केवल पर साइन किए हैं बल्कि उसको रेटिफाई भी किया है। और अब इसमें से रूस बाहर हो जाएगा क्योंकि रूस ने अपना रेटिफिकेशन वापस ले लिया है। कई ऐसे राष्ट्र भी हैं जिन्होंने इस संधि पर केवल साइन किए हैं और रेटिफिकेशन नहीं किया है, तो रूस इन्हीं राष्ट्रों में शामिल हो जाएगा। इनमें चीन भी शामिल है, इनमें ईरान भी शामिल है, इनमें अमेरिका भी शामिल है, यानी पीले कलर वाले राष्ट्र इसके अंतर्गत शामिल है। कई राष्ट्र ऐसे हैं जो नॉन सिग्नेटरी है, यानी जिन्होंने साइन ही नहीं किया है। और ऐसा करने वाले राष्ट्र कौन से हैं? जैसे उत्तर कोरिया है, जैसे भारत है और जैसे पाकिस्तान है। तो अलग अलग श्रेणियां इनकी यहाँ पर बनी हुई है। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, और ये इसका विभाजन 15 राष्ट्रों में से हो गया। 15 राष्ट्रों में हुआ, जिसमें सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा उभरा? 15 राष्ट्रों में से एक राष्ट्र उभरा जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं। तो रूस एक राष्ट्र, सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में उभरा। तो शीत युद्ध की समाप्ति सामान्य तौर से सोवियत संघ के विघटन से ही मानी जाती है। तो सोवियत संघ के विघटन ने व्यापक हथियार नियंत्रण उपायों के लिए अनुकूल वातावरण बना दिया, यानी एक ऐसा वातावरण बना कि जो बड़े स्तर के हथियार हैं, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो, उन पर एक प्रकार का नियंत्रण स्थापित किया जाए, उसके अनुकूल वातावरण का निर्माण किया। और इसीलिए सीटीबीटी पर वर्ष 1994 में जिनेवा में एक सम्मेलन हुआ जिसको हम निरस्त्रीकरण सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो इस पर वार्ता की गई और 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने सीटीबीटी को अपनाया, जिसने पिछली संधियों की जो कमियां थी उसको भरने का प्रयास किया और परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया। इसके बारे में सामान्य तथ्य है। सीटीबीटी सितंबर 1996 में हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध हो गया, जो विश्व में परमाणु परीक्षण को रोकने के वैश्विक प्रयासों में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है। मौजूदा समय में 187 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और 177 देशों ने इसे अनुमोदित किया है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 178 लिखा है, तो 178 में रूस भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। रूस को अगर हटा दें तो अब अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन 177 देशों का यानी 177 देशों का है। हालांकि ये संधि जो है वो औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सकती। औपचारिक रूप से लागू होने के लिए 44 विशिष्ट राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित होना इसका जरूरी है, और इनमें से कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी संख्या अभी आपको बताई गई थी। 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस संधि का अनुमोदन नहीं किया है। यह 8 देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। और इनमें 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अनुसमर्थन ही नहीं बल्कि इस पर साइन भी नहीं किए हैं, और वो 3 देश हैं भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया। इसके बारे में ये सामान्य तथ्य है। एक और संगठन लगातार चर्चा में रहा पिछले कुछ समय में, और जिसको हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में इसकी परिषद के लिए, जो सामान्यतः इसके निर्णयों को लागू करने का काम करती है, सामान्यतः इसकी कार्रवाइयों को अंजाम देती है, उसमें भारत को इस परिषद के लिए फिर से चुन लिया गया है। इसके लिए इसी कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ गया है, और इसी कारण से हमें ये जानना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन वस्तुतः है क्या। ये यूएन की एक विशिष्ट एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने यानी उसको रेगुलेट करने,
उसका रेगुलेशन करने और जहाजों से समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है प्रमुख रूप से। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद हुई थी, और इसका जो ये अस्तित्व में आई, स्थापना की बात कब हुई? 1948 में, और अस्तित्व में आई ये 1958 में। ये तथ्य आपको याद होने चाहिए। आईएमओ में सदस्यों की संख्या, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में सदस्यों की संख्या है 175। साथ ही इसमें 3 सहयोगी सदस्य देश भी हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है, यानी यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। भारत इसमें कब शामिल हुआ? अस्तित्व में 1958 में आया। भारत 1959 में इसमें शामिल हो गया, और इसकी जो मुख्य भूमिका है वो है शिपिंग उद्योग के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करना, ऐसा नियामक ढांचा तैयार करना जो इम्पार्शियल हो, यानी जो निष्पक्ष हो, और साथ ही इफेक्टिव भी हो, प्रभावी हो, कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज के रूप में काम करता हो, सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया हो और सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया हो। नौवहन और समुद्री गतिविधियों के महत्व को उजागर करने के लिए आईएमओ सितंबर के हर आखिरी गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के आखिरी गुरुवार को, आखिरी थर्सडे को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ सामान्य तथ्य थे। एक और संगठन पिछले वर्ष लगातार चर्चा में रहा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इससे संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में पहले भी प्रश्न आ चुका है, और उम्मीद है आने वाले इस समय में प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की मुख्य परीक्षा हो, वहां पर प्रश्न आ सकता है। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो सम्मेलन है वो हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? कोलंबो में आयोजित हुआ, और इसकी थीम थी इस वर्ष की री इन्फोर्सिंग हिंद महासागर पहचान, यानी हिंद महासागर की जो आइडेंटिटी है उसको री इन्फोर्स करना। इसमें विदेश मंत्रियों और 23 देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वर्तमान में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में 23 देश स्थित हैं जो हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। हिंद महासागर से लगने वाले तटीय राष्ट्रों का एक सामान्य तौर से आप कह सकते हैं कि ये समूह है। हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को यह बढ़ावा देता है, और उसी से संबंधित एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर सरकारी संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के जो सदस्य हैं ये हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार, निवेश और सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर कार्य करते हैं, और जो इस संगठन की स्थापना है वो 7 मार्च 1997 को हुई थी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के आसपास के जो सभी संप्रभु राष्ट्र हैं, जो सॉवरेन नेशंस हैं, जो चार्टर के सिद्धांतों का, यानी इसका जो चार्टर है उसके सिद्धांतों का, उसके उद्देश्यों का पालन करने के लिए सहमत है, वे इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान में इसके 23 देश हैं। इन 23 देशों का नाम यहां दिया गया है। एक नक्शे के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। नक्शे में इस प्रकार से इसके देश दिए गए हैं, जैसे भारत है, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, येमेन, ओमान, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मॉरिशियस, कोमोरोस, ये छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है। इसी प्रकार से सेशल्स यहाँ पर स्थित है, श्रीलंका स्थित है। इसी तरह से मालदीव भी इसमें शामिल है, जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, और ये सोमालिया भी इसमें शामिल है। बांग्लादेश शामिल है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये देश शामिल है, और एक और देश इसके अंतर्गत शामिल है जिसको हम फ्रांस कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 23 देश शामिल है। एक और संगठन लगातार चर्चा में हाल ही में रहा, जिसको हम जानते हैं हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के नाम से। ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी ने 5 से 6 जून 2024 को सिंगापुर में एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम आयोजित करने का निर्णय लिया, और इसी कारण से लगातार IPAF, जिसको हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी भी कहते हैं, और हिंदी में सामान्य तौर से इसको हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका के नेतृत्व वाली, अमेरिका की लीडरशिप की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को, स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देना, यानी समावेशिता को बढ़ावा देना, और यहाँ स्थित इन देशों के बीच एक आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना। इसमें 12 देशों के प्रारंभिक भागीदारों के साथ इसको लॉन्च किया गया था, और वर्तमान में अमेरिका ने 12 देशों के साथ सहयोग करके इसको लॉन्च किया था, और वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या अमेरिका सहित 14 हो गई है। वियतनाम को इसमें बाद में शामिल कर लिया गया। ये किसी प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि सदस्यों को
अलग अलग विषयों पर बातचीत करने की अनुमति प्रदान करता है। जिन विषयों पर वे सहयोग करना चाहते हैं उसको एक सामान्य तौर से खुला रखा गया है बातचीत को। और इसके 4 स्तंभ तय किए गए हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से तय किए गए हैं? ताकि आपूर्ति श्रृंखला को अलग अलग अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको सप्लाई चेन में एक इस प्रकार से व्यवस्था अपनाना ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ताकि उसमें एक लचीलापन रहे। उसी तरह से स्वच्छ ऊर्जा मानकों को अपनाना ताकि कार्बन लक्ष्यों को हासिल किया जाए। नेट जीरो कार्बन का जो लक्ष्य तय किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया गया है, उसको हासिल किया जाए, यानी डीकार्बोनाइजेशन की तरफ बढ़ा जा सके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और आधारभूत संरचना का भी विकास किया जाए। उसी प्रकार से एक समान टैक्सेशन व्यवस्था यानी कराधान व्यवस्था को अपनाया जाए और भ्रष्टाचार विरोधी पहल में भी एक प्रकार से सहयोग स्थापित करने की तरफ आगे बढ़ा जाए। निष्पक्ष और लचीले व्यापार व्यवस्था को अपनाया जाए ताकि सभी राष्ट्र आपस में जुड़ करके एक दूसरे की आर्थिक प्रगति का लाभ उठा सके, अपने यहाँ गरीबी से निपटा जा सके और अर्थव्यवस्था या जीवन स्तर के नए मानकों, उच्च मानकों को हासिल किया जा सके। इसके सदस्य राष्ट्र यहाँ पर आपको दिया गया है और 14 सदस्य राष्ट्र हैं। इस नक्शे के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 14 सदस्य राष्ट्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और इन सदस्य राष्ट्रों में यहाँ वियतनाम का नाम नहीं है, वियतनाम को बाद में जोड़ा गया है। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? वियतनाम का नाम भी यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। कौन कौन से देश इसके अंतर्गत शामिल है? इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, फिलीपींस, जापान, यूएस, साउथ कोरिया और चाइना, ये देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो हाल फिलहाल में लगातार चर्चा में रही हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित हमने इन सभी मुद्दों से संबंधित सभी पहलुओं को हमने समेटने का प्रयास किया है जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।